तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। दोस्तों, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। मैं आपसे हर वीडियो में यही कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी अच्छी सच्ची घटनाओं से मैं रूबरू कराने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप कहाँ से कहानी सुनते हैं, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में आप सभी लोगों के नाम ले सकूं। पुराने चैनल पे मैं लिया करता था, वही इस चैनल पे सिलसिला रहेगा। तो आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। हालांकि हमारी फैमिली में 1200 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो आप आते हैं आज की कहानी पर। जो कहानी है वो बेहद अजीब कहानी है, और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी राय बहुत पेशकीमती होती है। अगर आप राय नहीं देंगे तो घटना का ही नहीं पता चलेगा। और ये जो घटना है ये हरियाणा प्रदेश के हिसार ज़िले से है, जहाँ का एक छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम है फूलपुर। और इसी गांव में एक साधारण छोटा सा परिवार रहता था, जिनमें एक पति पत्नी और उनकी बेटी पूजा साथ में ही रहते थे। और देखिए, जो इस लड़की के पिता थे, जिनका नाम था मनोज, वो पेशे से एक छोटे मोटे फैक्ट्री के मज़दूर होते थे, और जो मेहनत मजदूरी करके अपने इस खुशहाल परिवार का और अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा अकेले ही उठा रहे थे। उनका सपना ये था कि उनकी बच्ची बड़ी होकर पढ़ लिख कर अच्छी कामयाबी को हासिल कर सके और कुछ बनकर दिखाए और उनका नाम रोशन हो। वहीं ये पूजा भी पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और समझदार थी। और अगर बात करें इसकी एज की, तो देखिए अभी फ़िलहाल ये लड़की 14 साल की थी और ये 7th क्लास की स्टूडेंट थी। अपने हिसार ज़िले में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा थी, जहां रोज़मर्रा की तरह वो बड़ी ही दिलचस्पी से स्कूल जाती थी, क्योंकि पढ़ाई में उसका अच्छा फोकस था। मगर एक दिन होता क्या है, जब वो सुबह घर से स्कूल के लिए निकलती है और अपने क्लासरूम में पहुंचती है, तो सभी बच्चों के साथ ये क्लास अटेंड करती है। लेकिन इसी बीच अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद पूजा के घर कॉल किया जाता है, जहां उसकी मां आरती को बताया जाता है कि दरअसल आपकी जो बेटी है पूजा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इसलिए फ़ौरन ही इसको लेने के लिए आप आ जाओ। अब देखिए, जब पूजा की मां आरती सुनती हैं तो इतना सुनते ही वो घबरा जाती हैं कि आखिरकार बच्ची को हुआ क्या है। वो यहाँ से तो बिल्कुल ठीक ठाक गई थी घर से, और बस इतना सुनते ही वो अपने दिल पर काबू नहीं कर पाती और टेंशन ले लेती हैं। और क्योंकि देखिए टेंशन की बात भी थी, अगर किसी माँ बाप के पास उनके बच्चे से रिलेटेड कोई जानकारी स्कूल से मिले या फ़ोन आए तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ कि जब आरती स्कूल से फ़ोन कॉल सुनती हैं तो फ़ौरन ही अपनी बेटी को लेने के लिए वहाँ पहुँचती हैं स्कूल में। अब देखिए, यहाँ आरती अपने घर में ताला लगा कर जाती हैं, क्योंकि घर पर कोई नहीं था उस टाइम। हस्बैंड उनके काम पे थे। और जो पूजा के पिता थे, सुबह ही सुबह वो निकले थे काम के लिए अपने, क्योंकि जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे वहाँ वर्कलोड ज़्यादा रहता था, तो इसलिए उनको वक्त से पहले ही बुला लिया जाता था। और इस बारे में पूजा के पिता को नहीं पता था कि उसकी तबीयत ख़राब है पूजा की। खैर, यहाँ से आरती तो अपनी बेटी को लेने के लिए चली जाती हैं, मगर जैसे ही वो पूजा के क्लासरूम में पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि वाकई पूजा दर्द के मारे बहुत ज़ोर से करा रही थी, चिल्ला भी रही थी, और सभी स्कूल के बच्चे हैरान थे। और वहीं उसकी क्लास टीचर भी उसके साथ ही खड़ी हुई थी, और साथ ही और भी उसकी कुछ सहेलियां मौजूद थी वहाँ पर, जो उसको संभाल रही थी। मगर पूजा के पेट में इसका दर्द था तेज़ कि उसकी हालत वाकई बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, वो तड़प रही थी। इसलिए ऐसा देखकर वहाँ की प्रिंसिपल ने आरती के आते ही उससे कहा कि जल्द से जल्द आप इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि बच्ची की कंडीशन बहुत ज़्यादा गंभीर लग रही है, उसे बहुत तेज़ दर्द है।
ऐसा लग रहा है कि शायद उसके पेट में कुछ अजीब है। बस इसलिए आरती भी वहाँ कुछ नहीं सोचती और वो अपनी बच्ची को उठाकर आनन फानन में पास के ही किसी अस्पताल में उसको ले जाने लगती हैं। लेकिन देखिए, यहाँ बच्ची पूरे रास्ते अपनी माँ से ये कहती हुई जाती है कि माँ मुझे बस घर लेकर चलो। फिर इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसलिए हमें सबसे पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, इलाज करना होगा, उसके बाद हम घर जाएंगे। बस फिर होता क्या है कि जैसे ही आरती और पूजा स्कूल से बाहर निकलती हैं तो उसको वो एक ऐसी सुनसान जगह थी दोस्तों, बता दूं आपको, कि जहां पर ऑटो या सवारी कम ही दिखाई देते थे। तो इसलिए उस दिन भी कोई ऑटो या कैब वाला वहां पर मौजूद नहीं था। यहाँ आरती परेशान हो जाती हैं कि अब वो वक्त पर हॉस्पिटल कैसे पहुँचेंगी, देर ना हो जाए। हालांकि इधर उधर मदद के लिए वो किसी को ढूंढने की कोशिश भी करती हैं। फिर होता यह है कि इससे पहले वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं, तब तक थोड़ी ही दूरी पर पैदल चलने के बाद आरती देखती हैं कि उसकी जो बेटी है पूजा ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद आरती जैसे तैसे करके उसको उठाती हैं, होश में लाने की कोशिश भी करती हैं। मगर यहाँ ये दोनों ज़्यादा दूर तक पैदल नहीं चल पाए, क्योंकि पूजा से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। इसलिए आरती सोचती है कि क्यों ना उसको किसी पार्क वगैरह में बिठा दें और उसके बाद वो किसी सवारी का इंतज़ाम करने चली जाएं। और ऐसा ही वो करती हैं। जब आरती उसको एक पार्क में बिठाती हैं तो वहाँ बैठते ही पूजा और ज़्यादा दर्द से कराहने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, जिसकी चीखों की आवाज़ आसपास की औरतों तक चली जाती है। तो सभी औरतों से जो औरतें थी माँ उसे देखने के लिए आ जाती हैं कि आखिरकार ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है बच्ची के साथ। यानी पूजा की ऐसी कंडीशन देखकर वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी औरतें और बाकी लोग उससे अलग अलग पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम्हें क्या हो रहा है। कुछ औरतें उसकी माँ से पूछती हैं कि बहन जी आखिरकार माजरा क्या है, जब माँ लौट कर आती है। फिर इसी बीच अचानक एक महिला देखती है कि पूजा के शरीर से तो ब्लड बह रहा है और उसकी हालत और भी ज़्यादा गंभीर लग रही है। और बस इतना देखते ही आसपास के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और उसको जल्द से जल्द सोचते हैं अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए। फिर ऐसा होता है कि जब लोग उसको अपने हाथों से उठाने की कोशिश करते हैं तो एक बार फिर पूजा ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है, जिसके बाद यहाँ लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी कंडीशन कुछ अजीब देखी और उसके कुछ अजीब सा ही पेट पर देखा। तो दरअसल पूजा जो दर्द से कराह रही थी वो वजह ये थी कि वो एक गर्भवती थी। तो यहाँ पर माहौल कुछ ऐसा होता है, भीड़ जो है उनमें से कुछ लोग हॉस्पिटल पहुँचाते हैं बच्ची को और वहाँ जाकर वो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म जो देती है, वो जो बच्चा पैदा होता है वो मतलब ज़्यादा महीने का नहीं था वो बच्चा। और डॉक्टर उसकी कंडीशन को देखकर उसका इलाज करते हैं और फिर एक बच्चा जो है उसको होता है। लेकिन जो बच्चा था वो मतलब पूरा नहीं था, कह सकते हैं कि पूरा 9 महीने का नहीं था, लेकिन बच्ची छोटी थी तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से ब्लीडिंग हो रही थी। तो ये बच्चा जो था लगभग ऐसे मान के चलें कि 6 महीने के आसपास वो बच्चा था। जी 6 महीने के आसपास, 5 या 6 महीने। अब दोस्तों इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी फ़ौरन मौके पर पहुंचती है और जो वहाँ पे भीड़ थी वो भी जमघट्टा लगा था हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर जो है वो इस केस की छानबीन शुरू की जाती है और पुलिस फ़ौरन जो है पहले जो है केस का जायज़ा लेती है। बच्ची से पूछताछ करने लायक वो थी नहीं उस वक्त। अब पुलिस केस ये बन चुका था तो इसलिए अस्पताल में भी सबसे पहले डॉक्टर सारी डिटेल और सारी जांच पड़ताल करते हैं और जिसमें डॉक्टर्स को मालूम होता है कि लड़की अभी नाबालिग है। तो इस पर डॉक्टर लड़की की माँ को डांट फटकार लगाते हैं, तरह तरह की बातें उसे सुनाने लगते हैं उसकी माँ को
कि क्या तुम्हें पता नहीं था इस बच्ची के साथ क्या हो रहा है, तुमने इसके पेट का अंदाज़ा नहीं लगाया, इसकी कंडीशन क्या है और वो किस सिचुएशन में चल रही है। इस पर उसकी माँ कहती है, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं ज़रूर कुछ करती। हमें ऐसे ही लगा कि वो शायद मोटी हो रही है, इसका तो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ इसके साथ चल रहा है। लेकिन अचानक से पेट में दर्द हुआ। मुझे थोड़ा सा तो लग रहा था कि इसका पेट बढ़ रहा है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हो सकता है इसकी हेल्थ अच्छी हो रही है। और बच्चा भी उस टाइम छोटा ही था, ज़्यादा महीने का था नहीं, लेकिन फिर भी 5 महीने का बच्चा काफ़ी हो जाता है। अब फ़ौरन लड़की को जो है एडमिट तो हो चुकी थी, उसका इलाज भी चल रहा था और उसका मेडिकल परीक्षण किया गया। उसकी छोटी बच्ची को, जो बच्ची हुई थी, उसे मशीन में रखा जाता है। फिर यहाँ देखिए पुलिस इंतज़ार करती है लड़की के होश में आने का, क्योंकि उनको लड़की से ही बातचीत करनी थी कि माजरा क्या है, इसके साथ हुआ क्या है। इसलिए जब पुलिस लड़की से मिलने को कहती है तो डॉक्टर इस पर मना कर देते हैं कि फ़िलहाल आप अभी इनसे, लड़की से, बच्ची से नहीं मिल सकते, क्योंकि बच्ची की हालत जो है वो अभी ठीक नहीं है और ये ख़तरे में है अभी। अगर तबीयत में कुछ सुधार दिखाई देता है हमें तो आप लोग इससे पूछताछ कर सकते हैं। फ़िलहाल लड़की को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इस टाइम। तो यहाँ डॉक्टर के कहने पर पुलिस वाले भी चुप्पी लगा जाते हैं, मजबूरी थी, और उसके ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। फिर जब कुछ घंटे के बाद ट्रीटमेंट पूरा हो जाने पर पूजा को होश आता है तो सबसे पहले इस बात की जानकारी वही डॉक्टर उससे लेती है जिससे उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। यानी वो पूछती है कि बेटा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है और तुम्हारी हालत ये किसने की है, तुमने इस बारे में अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया। और बस इतना कहते ही पूजा डरी सहमी सी रोना शुरू कर देती है और यहाँ डॉक्टर उसको अच्छे से दिलासा देती है और उससे चुप कराने की उसे एक कोशिश कराती है कि वो चुप हो जाए। वो कहती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो, हमने तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दिया है और कुछ देर बाद तुम्हें घर भी भेज दिया जाएगा, ऐसे करके दिलासा देती है। और डॉक्टर उसका हाल पता करना चाह रही थी। इसके बाद जब मामला पुलिस के हाथों में जाता है तो पुलिस अपने तरीके से बच्ची से पूछताछ की प्रक्रिया जारी करती है। यानी यहाँ एक महिला कांस्टेबल लड़की को पहले कंफर्ट कराती हैं फील, और फिर बातचीत के दौरान धीरे धीरे करके लड़की से एक एक बात पूछती जाती हैं और आखिरकार ये लड़की उस महिला कांस्टेबल को एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी सुनाती है कि आंटी, मैं स्कूल जाया करती थी, मैं कक्षा 7 में पढ़ रही थी, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई और नहीं था। हालांकि जब मैं अपने होमवर्क करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी माँ से मदद लिया करती थी, अपनी माँ से पूछती थी, तो इस पर माँ मुझे डांट दिया करती थी। इसलिए मैं माँ से कुछ बता नहीं पाती थी। मुझे उस दिन से ही अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डर लगता था और साथ ही वो कहती है कि पापा से तो और भी ज़्यादा मुझे डर लगता था, क्योंकि अगर कभी मेरे नंबर कम आ जाते थे तो माँ और पापा मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाते थे, मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे, बोलना छोड़ देते थे। इसलिए मैं अपनी माँ से कोई बात शेयर नहीं कर पाई। और एक दिन ऐसा होता है कि जब मैंने अपनी पढ़ाई की, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोचिंग सेंटर में ट्यूशन लगा लिया, तो मैं रोज़ वहाँ एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जाया करती थी कोचिंग, क्योंकि मुझे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं चाहती थी मेरे अच्छे नंबर आएँ और मैं अपने माँ बाप को खुश कर सकूं। इसलिए, और वो आगे बताती है कि जब एक दिन मैं कोचिंग जा रही थी तो रास्ते में मुझे पहली बार एक लड़का मिलता है जो हमारे पड़ोस का ही है रहने वाला, और इस लड़के का नाम है रोहन। और दरअसल ये रोहन अक्सर उसी रास्ते पर बैठकर मोबाइल में कुछ गंदी वीडियोस देखा करता था, और क्योंकि मैं उसी रास्ते से गुज़रती थी इसलिए ये हर रोज़ मुझे छेड़ता था। पहले तो मैं उसको नज़रअंदाज करके चुपचाप वहाँ से आगे चली जाया करती थी। मुझे लगता था कि शायद रोहन को ज़्यादा कुछ कहूँगी तो वो और ज़्यादा मुझे चिढ़ाएगा, क्योंकि देखिए 13-14 साल की बच्ची थी। अब रोहन की यहाँ छेड़खानी हर रोज़ बढ़ने लगी। वो मुझे बिना बात परेशान करने लगा, गंदे गंदे इशारे करता, कमेंट करता।
मैं समझ चुकी थी रोहन बहुत ज़्यादा चालाक और बदमिजाज का लड़का है जिसकी मुझ पर गंदी नज़र है। हालांकि शुरुआत में मैंने ये बात अपनी माँ से बतानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता था कि शायद मैं माँ से कहूँगी तो वो मुझे ही डांटना शुरू कर देंगी और साथ ही साथ हमारी कोचिंग भी छूट जाएगी। तो मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करूँगी? और बस इसी डर की वजह से मैं अपनी माँ से इस बारे में कोई भी ज़िक्र तक नहीं कर पाई, जबकि उसकी यही छेड़खानी और ज़्यादा बढ़ने लगी। वो हर रोज़ जब भी मैं वहाँ से गुज़रती तो मेरे साथ छेड़खानी करता, कभी वो मेरा हाथ पकड़ता, कभी मुझे इशारे करता। ऐसा ही चल रहा था और हद तो तब हो गई जब एक दिन मैं कोचिंग के लिए जा रही थी तो उस दिन वो लड़का बड़ी ही दिलचस्पी से अपने मोबाइल में कोई वीडियो देख रहा था। मुझे उसकी आवाज़ भी आ रही थी। मुझे लगा शायद आज वो ज़्यादा ही मगन है तो मैं चुपचाप वहाँ से निकल जाऊँगी, मगर ऐसा नहीं था। यानी जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ती है तो वो अपना मोबाइल छोड़कर मेरे पीछे पीछे चल के आता है और वो तब तक मेरा पीछा करता रहा जब तक कोई सुनसान जगह उसे दिखाई नहीं दी। फिर ऐसा होता है कि जैसे ही बीच रास्ते पर उसको पता चला कि यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है, तो इसलिए उसने उस दिन मेरा हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लिया और मुझे कसके से पकड़ा और पकड़कर वो एक छोटा सा जो लकड़ी का मकान था पास में ही, टूटा फूटा सा, वहाँ पर ले गया। मैंने ख़ुद को बचाने की काफ़ी हद तक कोशिश की। मैं चीखी चिल्लाई मगर किसी ने भी दूर दूर तक मेरी आवाज़ नहीं सुनी और मुझे कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। वो बताती है कि जैसे ही वो उस कोठरी में मुझे लेकर गया था, उसने वहाँ पहले तो मेरे साथ गंदा काम किया, उसके बाद उसने अपनी सारी दरिंदगी की हदों को पार कर दिया। मेरे साथ काफ़ी देर तक उसने ऐसा गंदा काम किया। मेरी हालत बहुत बिगड़ गई, मगर उसके बावजूद भी मैं कोचिंग गई और उसी दर्द में करहाते हुए मैं जब कोचिंग से घर वापस आई तो घर में माँ अकेली बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि इस बारे में मैं माँ को बता दूं कि रोहन ने मेरे साथ ऐसा काम किया, लेकिन इससे पहले कि मैं माँ से कुछ शेयर करती, इतने में ही मैंने देखा कि पापा भी घर पर आ चुके थे। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे कुछ कहूं और मैं चुप्पी साध गई। और साथ ही उस दिन मेरा होमवर्क भी पूरा ना होने की वजह से माँ ने मुझे पहले ही डांट लगा दी थी। तो इसलिए मैं माँ से और बाप से कुछ नहीं कह पाई, मगर जैसे जैसे हर रोज़ ये सिलसिला मेरे साथ होता रहा तो धीरे धीरे करके मैं घबरा गई। मेरा पेट बढ़ने लगा, मेरा शरीर बढ़ने लगा। तो अब डर के मारे मैंने कोचिंग जाना भी बंद कर दिया और मैं कमरे में ही चुपचाप बैठी रहती थी। ढीले ढीले मैं कपड़े पहनती ताकि किसी को घर में कोई शक ना हो या मेरी हालत नज़र ना आ जाए। और यही वजह थी कि माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। उन्होंने कभी गौर भी नहीं किया, क्योंकि अगर मैं माँ को कभी सच्चाई बता देती तो मुझे लगता था कि शायद माँ मुझे जान से मार देंगी। मुझे भी नहीं पता था कि आगे मुझे क्या करना है। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी, मैं सोचती थी। इसलिए मैंने इस डर की वजह से माँ से ये बात छुपा ली। अब एक एक बात पूजा पुलिस के सामने रोते रोते बयान करती जा रही थी, डॉक्टर के सामने सब कुछ सच बताती जा रही थी। यहाँ डॉक्टर की भी सुनकर आंखों में आंसू आ गए और वही लेडी कांस्टेबल भी पूजा को अपने गले से लगाती है, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी लोग ये समझ चुके थे कि लड़की को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, महज सिर्फ 13-14 साल की है। बस यही देखकर पुलिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब पुलिस यही कहती है कि जिसने भी उसकी ऐसी हालत की है, यानी कि रोहन ने उसके साथ जो गंदा काम किया है, वो अब किसी भी तरह से बच नहीं पाएगा हमारे हाथों। अब हालांकि जब पता चलता है कि बच्ची की कंडीशन तो अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, तो इस पर पुलिस कांस्टेबल उसको गले से लगाकर उसकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करती हैं, उसे दिलासे देती हैं, उससे प्यार करती हैं और उससे कहती हैं कि बेटी, अगर अब से पहले तुम इस बारे में अपनी माँ को बता देती तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। खैर, अब सवाल ये बनता था कि बच्ची को इंसाफ कैसे दिलाया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। तो इसलिए फिर होता क्या है कि यहाँ पुलिस सबसे पहले बच्ची के बयानों के आधार पर
उस रोहन नाम के लड़के को ढूंढती है, क्योंकि उस मुजरिम ने जो शर्मनाक घटना को अंजाम दिया था, इस 14 साल की बच्ची के साथ जो घटना की थी, उसकी तो सज़ा उस पर लाजमी थी, उसे भुगतनी पड़ती। अब इसलिए पुलिस रोहन के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और मामला फिर कोर्ट तक पहुंचता है, जहां लड़के को तकरीबन 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है और इस लड़के की उम्र 22 साल थी। और आज ये सलाखों के पीछे है, क्योंकि जो काम उसने किया था उसे उम्र कैद ही होनी चाहिए। मगर ये कानून है, कानून अच्छे से जानता है कि किस गुनाह की क्या सज़ा दी जाए। हम लोग इस पर कुछ नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप जैसा माहौल, जो इस वक्त माहौल चल रहा है, उस माहौल में हम अपने बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को कहीं भी अकेले नहीं जाने दे सकते, क्योंकि समाज में इस कदर वैश्य दरिंदे घूम रहे हैं जिनके बीच रहकर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और ना जाने कितने केस ऐसे होते रहते हैं और ना जाने कब इस समस्या से राहत मिलेगी भारत को, कब जाकर हमारा समाज, हमारा देश तरक्की करेगा, ना जाने कब तक हमें ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ता रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप क्राइम की स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं और दिलचस्प कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी कहानी सुना सकूँ और आपका दिल भी खुश हो सुनकर। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक कहानी थी, जिसमें एक छोटी सी लड़की ने, छोटी सी बच्ची ने इतना कुछ सह लिया था इतने महीनों तक, क्योंकि दोस्तों उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट में लिखिए और अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखिए और आप कहाँ से कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। और याद रखिएगा कि क्राइम में और आप में सिर्फ इतनी दूरी है कि आप कितना सतर्क हैं और आपके परिवार वाले कितना सतर्क हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।